हेलो एवरीवन, वेलकम टू BNBI IAS। एज यू ऑल नो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को समझेंगे ताकि हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिपेयर करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसका हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनसे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि तब के लोग कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह की पॉटरी का यूज़ करते थे, तो इन सब चीज़ों से हमें तब की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसका रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम अभी तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते तो थे कि लिखना कैसे है, लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसके रिटन एविडेंसेस भी अवेलेबल है और हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स जो भी टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री में काउंट होता है। तो चलिए अब क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन को देखते हैं। तो सबसे पहले है पेलियोलिथिक एज जिसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन BC से 10,000 BC। इस टाइम के ह्यूमन को नॉलेज ऑफ फायर था। वो बड़े बड़े जो स्टोन थे उसके टूल्स यूज़ करता था या बड़े बड़े स्टोन को ही एज अ टूल यूज़ कर लेता था और उसका जो नेचर था वो एनिमलिस्टिक था। ठीक है, यानी तब के ह्यूमन को नहीं पता था कि रहना कैसे है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो ये सब चीज़ें उसे नहीं पता था। वो एक एनिमल की तरह रहता था उस टाइम में। नेक्स्ट जो है वो है मीजोलिथिक एज। ये बेसिकली नियोलिथिक के बीच में और पेलियोलिथिक के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है जिसका टाइम पीरियड है 10,000 से 8,000 BC। इस टाइम का ह्यूमन माइक्रोलिथ्स का यूज़ करने लग गया था। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं कि पहले जैसे वो बड़े बड़े पत्थरों को ही एज ए टूल यूज़ कर लेता था, तो माइक्रोलिथ्स में उसने क्या किया कि उन जो बड़े पत्थरों को छोटा कर दिया पॉलिश करके। तो मीजोलिथिक एज में वो छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा। मीजोलिथिक एज में एक और चेंज ये आया था कि उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया था, यानी वो एनिमल्स को पालने लग गया था जो उस टाइम का ह्यूमन था। लेकिन उस टाइम के ह्यूमन को ये नहीं पता था कि हम एनिमल्स का और भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन या ये सब चीज़ों से नहीं पता थी। वो सिर्फ उसे फूड के लिए या सिक्योरिटी के लिए ही अपने साथ रखता था। नेक्स्ट आती है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 8,000 to 4,000 BC। इस टाइम का सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो ये था कि इस टाइम में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। जो सबसे पहली साइट हमारे पास है वो है मेहरगढ़ साइट। ये अराउंड 7,000 BC के आसपास यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ करता था। नेक्स्ट है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 4,000 to 1,500 BC। चाल्को मीन्स क्या होता है? कॉपर। यानी उस टाइम के ह्यूमन ने किसी तरह कॉपर को डिस्कवर कर लिया था। तब का ह्यूमन था वो कॉपर के इक्विपमेंट्स या टूल्स को यूज़ करने लग गया था और कॉपर फर्स्ट मेटल है यूज्ड बाय मैन। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक इन सब को मिलाकर जो भी बनता है हिस्ट्री उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसके रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें उस टाइम की जानकारी कैसे मिलती है? सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जिसकी टाइमलाइन है 2700 to 1800 BC। ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। ठीक है। इस टाइम के ह्यूमन को आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में पता था, यानी उस टाइम का ह्यूमन ये जानता था कि लिखना कैसे, लेकिन हम लोग अभी तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहाँ से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसे ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो इन्होंने कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बना लिया। इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इसे ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी मोस्ट ऑफ द टूल्स मिले हैं वो ब्रॉन्ज के थे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हिस्ट्री पीरियड। हिस्ट्री पीरियड कौन सा है? फ्रॉम वैदिक एज ऑनवर्ड्स जो भी टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री का है, क्योंकि इसके रिटन एविडेंसेस भी हमारे पास है और हमने इसको डिसाइफर भी कर लिया है। तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 to 600 BC। तो वैदिक एज कैसे स्टार्ट हुई थी? आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया था। आर्यंस कहाँ से आए थे? ये आए थे सेंट्रल इंडिया से। ठीक है। वैदिक एज को एज ऑफ 4 वेदास भी कहा जाता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज।
ठीक है, लेकिन हम डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। अब ये जो वेद हैं वो है तो रिलीजियस बुक्स, लेकिन हमें तब की पॉलिटी के बारे में, तब की इकॉनमी के बारे में, तब की सोसाइटी के बारे में भी वेदों से बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। अब वैदिक एज को आयरन एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी टाइम में हमें फर्स्ट एविडेंस मिला था आयरन का। ठीक है, फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स क्या हुआ था कि एज ऑफ महाजनपदास आ गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद बन चुके थे। जो आर्यंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में डिवाइड हो गए थे। उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोगों ने मिलकर 16 महाजनपद बना दिया था, जिसमें से मगध सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पावरफुल जनपद था। और मगध महाजनपद में बहुत सारी फैमिलीज ने रूल किया। पहले हर्यंका डायनेस्टी आई, फिर शिशुनाग आए, फिर नंद आए, फिर मौर्यन फैमिली आई। तो सबसे जो प्रोमिनेंट थी, जो सबसे पावरफुल थी, वो थी मौर्यन फैमिली। मौर्यन फैमिली के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अशोक जो थे वो मौर्यन फैमिली के सबसे पावरफुल जो किंग थे। अशोका ने क्या किया था, जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी तो उनको कैप्चर कर लिया था और उसको अपने अंदर मिला लिया था। तो इस तरह से इसने एक इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश की थी उस टाइम में। लेकिन जब अशोका की डेथ होती है तो इंडिया वापस से मल्टीपल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। और इसी टाइम पीरियड के आसपास सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए जो दो प्रोमिनेंट रिलीजन थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, भी सामने आए थे। तो अशोका की डेथ के बाद में क्या हुआ, फ्रॉम 200 to 300 BC ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मगध में क्या हुआ, जब अशोका की डेथ हो गई, अशोका के बाद उसके जो सक्सेसर्स आए थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि उसको डायनेस्टी को मेंटेन करके रखते। तो मगध में कुछ अदर फैमिलीज आ गई, शुंगा डायनेस्टी, कण्व फैमिली। और इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया हुआ था बाय इंडो ग्रीक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड। इंडो ग्रीक्स के बाद में शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, सब नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए थे और ये सब फॉरेनर्स थे। और साउथ में तो सातवाहनास, इक्ष्वाकुस, चोल, चेर, पांड्या, ये सब लोग थे ही। एंड देन 319 AD में क्या हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट आए। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया, गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की। और गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। कहते हैं ना, इंडिया सोने की चिड़िया था, वो एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में था। अब गुप्ता पीरियड में 5 ग्रेट किंग्स हुए थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्ता। तो गुप्ता किंग्स ने क्या किया था, अगेन पॉलिटिकल यूनिटी इस्टेब्लिश की थी इंडिया में, इंडिया को फिर से यूनाइट किया था। ठीक है, लेकिन फिर से गुप्तास के जो सक्सेसर थे वो इतने केपेबल नहीं थे, वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए। फिर 600 AD ऑनवर्ड्स क्या हुआ, पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ और इंडिया फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, नॉर्थ में हर्षवर्धन आ गया एंड डिफरेंट राजपूताना डायनेस्टीज आ गई। और इसी टाइम पीरियड में 712 AD में क्या हुआ था, इस्लामिक इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया में। और साउथ में उस टाइम में चालुक्यास थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे और अदर स्मॉल किंगडम्स थे जैसे काकतीय, होयसला एंड पांड्यास। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्रोनोलॉजी थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को भी समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद BNBI IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।